आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग की कहानी है जिसने भारतीय सभ्यता की आत्मा को आकार दिया। जब हम रामायण युग कहते हैं तो हम केवल भगवान राम की कथा नहीं बोल रहे होते, हम एक पूरे कालखंड की बात कर रहे होते हैं। एक ऐसा समय जिसे परंपरा त्रेता युग कहती है। ये वो दौर है जब राजधर्म, मर्यादा, परिवार, युद्ध, राजनीति और नैतिकता सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस युग की मुख्य कथा हमें रामायण में मिलती है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा। लेकिन जरा सोचिए, कोई कथा हजारों वर्षों तक जीवित क्यों रहती है? केवल इसलिए नहीं कि वो चमत्कारी है, बल्कि इसलिए कि वो किसी सभ्यता की स्मृति बन जाती है। रामायण भी वैसी ही स्मृति है, एक सांस्कृतिक स्मृति। अगर हम इस युग को एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें राजनीतिक ढांचे को समझना होगा। उस समय भारत कोई आधुनिक राष्ट्र नहीं था, ये कई राज्यों में बटा हुआ भूभाग था। उत्तर भारत में अयोध्या एक समृद्ध राजधानी के रूप में उभरती है। यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था। राजा दशरथ केवल एक नाम नहीं थे, वे एक संगठित राज व्यवस्था के प्रमुख थे। रामायण में दरबार का वर्णन मिलता है, मंत्रियों की सभा, सैनिकों की व्यवस्था, उत्तराधिकार की स्पष्ट परंपरा। इसका अर्थ है कि उस समय शासन अराजक नहीं था, राजतंत्र स्थापित था और राजा के निर्णयों का नैतिक महत्व था। राजधर्म शब्द बार बार आता है। ये बताता है कि शासन केवल शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि कर्तव्य का पालन था। जब राम को वनवास मिलता है तो वो घटना केवल पारिवारिक राजनीति नहीं है, वो उस समय की संवैधानिक मानसिकता का प्रतीक है। राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था और उसी वचन के कारण राम को वन जाना पड़ा। राम ने विद्रोह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस युग में व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर वचन और धर्म को रखा जाता था। यह हमें बताता है कि समाज अनुशासन और नैतिकता पर आधारित था। अब जरा समाज की संरचना को देखें। परिवार उस समय की सबसे मजबूत इकाई था। संयुक्त परिवार केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक ढांचा था। भाइयों के बीच प्रेम और त्याग की जो छवि मिलती है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वे उस समय की सामाजिक अपेक्षाओं को दिखाती है। लक्ष्मण का 14 वर्षों तक अपने भाई के साथ रहना केवल प्रेम नहीं, बल्कि धर्म की अभिव्यक्ति है। स्त्री की स्थिति भी जटिल और रोचक है। सीता केवल एक रानी नहीं है, वे आदर्श नारी की छवि हैं, त्यागमयी, धैर्यशील, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। जब रावण उन्हें छल से ले जाता है तो वे झुकते नहीं हैं। ये दिखाता है कि उस युग में स्त्री को नैतिक शक्ति का प्रतीक माना गया। लेकिन अग्नि परीक्षा का प्रसंग हमें ये भी दिखाता है कि समाज की अपेक्षाएं कठोर थीं। अब जरा वनवास की यात्रा पर ध्यान दें। ये यात्रा केवल कहानी नहीं, बल्कि भूगोल का मानचित्र है। उत्तर भारत से मध्य भारत, फिर दक्षिण की ओर। इसका अर्थ है कि उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी थी। घने वन थे जिनमें ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ये आश्रम केवल तपस्या के स्थान नहीं थे, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के केंद्र थे। इसका अर्थ है कि गुरुकुल परंपरा संगठित थी। रामायण में कई ऋषियों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक और बौद्धिक वर्ग समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। राजा भी ऋषियों का सम्मान करते थे। इससे संकेत मिलता है कि सत्ता और ज्ञान के बीच संतुलन था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या रामायण केवल प्रतीक है या उसके पीछे कोई ऐतिहासिक आधार भी है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कथा किसी वास्तविक प्राचीन संघर्ष की स्मृति हो सकती है, जो समय के साथ काव्य में बदल गई। संस्कृत भाषा की परिपक्वता, सामाजिक ढांचे का विस्तृत वर्णन, कृषि और पशुपालन के संकेत, ये सब किसी संगठित सभ्यता की ओर इशारा करता है। रामायण युग में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, घोड़े, हाथी, ये केवल पशु नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सैन्य संसाधन थे। व्यापारिक संपर्क भी थे। ये सब मिलकर हमें एक विकसित समाज का चित्र देते हैं। अब सोचिए, अगर ये केवल कल्पना होती तो इतनी सूक्ष्म सामाजिक और राजनीतिक संरचना क्यों मिलती? कोई भी महान कथा पूरी तरह शून्य से नहीं बनती, वो किसी न किसी ऐतिहासिक अनुभव की छाया होती है। रामायण युग का सबसे बड़ा आधार है मर्यादा। यही वो शब्द है जो इस युग को परिभाषित करता है। मर्यादा का अर्थ है सीमा, संतुलन, संयम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम देखेंगे कि दक्षिण भारत और श्रीलंका का चित्रण हमें क्या संकेत देता है।
क्या वो किसी समुद्री सभ्यता का प्रमाण है? क्या वानर और राक्षस किसी जनजातीय प्रतीक हैं? क्या राम सेतु का उल्लेख भूगोल से जुड़ा है? बहुत अच्छा, अब हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कैमरा धीरे धीरे उत्तर भारत से नीचे की ओर सरक रहा है। अयोध्या पीछे छूट चुकी है। राजमहल की दीवारें, शंख की ध्वनि, दरबार की चमक सब धुंधले हो चुके हैं। अब सामने है जंगल, घना, विशाल, रहस्यमय जंगल। यहीं से रामायण युग का दूसरा चेहरा सामने आता है। वनवास केवल एक दंड नहीं था, वो उस समय के भारत की वास्तविक भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना को समझने का अवसर भी था। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलते हैं तो वे केवल एक राजपथ नहीं छोड़ रहे होते, वे एक शहरी सभ्यता से निकलकर एक वन सभ्यता में प्रवेश कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उस समय भारत दो स्तरों पर जी रहा था, एक व्यवस्थित नगर जीवन और दूसरा विस्तृत वन जीवन। जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ये आश्रम केवल तपस्या के लिए नहीं थे, वे उस समय के ज्ञान केंद्र थे। वहां शास्त्रों का अध्ययन होता था, शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी, जीवन के सिद्धांत समझाए जाते थे। इससे हमें संकेत मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। राजा के महल से दूर भी ज्ञान का प्रवाह चल रहा था। सत्ता और विद्या अलग अलग केंद्रों में स्थित थीं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करती थीं। जब राम विभिन्न आश्रमों में जाते हैं तो ऋषि उनसे रक्षा की मांग करते हैं। इसका अर्थ है कि वन क्षेत्रों में असुर या राक्षस कहे जाने वाले समूह सक्रिय थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। राक्षस शब्द को कई आधुनिक विद्वान प्रतीकात्मक मानते हैं। संभव है कि ये शब्द उन जनजातियों या समुदायों के लिए प्रयुक्त हुआ हो जो मुख्य आर्य या नगर सभ्यता से अलग थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस समय अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के बीच संघर्ष और टकराव भी मौजूद थे। दंडकारण्य जैसे क्षेत्रों का वर्णन बताता है कि मध्य भारत घने जंगलों से भरा हुआ था। वहां छोटे छोटे समुदाय रहते थे। इन समुदायों की अपनी परंपराएं थीं, अपनी भाषा और जीवन शैली थी। राम का वहां जाना और उन क्षेत्रों में समय बिताना ये दिखाता है कि राजवंश केवल नगरों तक सीमित नहीं थे, उनका संपर्क दूरस्थ इलाकों से भी था। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। यहीं से कहानी का भूगोल और भी रोचक हो जाता है। किष्किंधा का वर्णन आता है। यहाँ वानर समुदाय का उल्लेख मिलता है। सुग्रीव, बाली, हनुमान ये सभी पात्र हैं, लेकिन अगर हम प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो संभव है कि वानर शब्द किसी वनवासी या जनजातीय समूह के लिए प्रयुक्त हुआ हो। उनके पास संगठन था, नेतृत्व था, बौद्धिक क्षमता थी। इसका अर्थ है कि उस समय विभिन्न जनजातियां भी राजनीतिक इकाइयों के रूप में मौजूद थीं। हनुमान का चरित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे केवल बलशाली योद्धा नहीं हैं, वे बुद्धिमान दूत भी हैं। वे समुद्र पार करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, स्थिति का आकलन करते हैं और वापस आकर रिपोर्ट देते हैं। ये एक संगठित जासूसी या कूटनीतिक व्यवस्था का संकेत भी हो सकता है। इसका मतलब है कि उस समय युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि सूचना और रणनीति से भी लड़ा जाता था। अब बात करते हैं लंका की। लंका का वर्णन स्वर्णिम नगरी के रूप में मिलता है। वहां महल हैं, व्यवस्थित मार्ग हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। वहां का शासक रावण एक विद्वान बताया गया है। वो वेदों का ज्ञाता है, शिव भक्त है और शक्तिशाली प्रशासक भी है। इसका अर्थ है कि विरोधी पक्ष को भी विकसित और संगठित दिखाया गया है। ये किसी असभ्य समुदाय की कहानी नहीं है, ये दो सभ्य व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष है। लंका का समुद्र से घिरा होना ये दर्शाता है कि उस समय समुद्री भूगोल की जानकारी थी। समुद्र पार करने की योजना बनाना, सेतु निर्माण की कथा, ये सब संकेत देते हैं कि समुद्री मार्गों और तटीय क्षेत्रों का ज्ञान था। राम सेतु का प्रसंग आज भी भूगोल और पुरातत्व के स्तर पर चर्चा का विषय है। वैज्ञानिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कथा ये दिखाती है कि समुद्र कोई अज्ञात क्षेत्र नहीं था। युद्ध की तैयारी भी अत्यंत रोचक है। सेना का संगठन, विभिन्न दलों का गठन, रणनीति बनाना, ये सब एक व्यवस्थित सैन्य प्रणाली का संकेत है। रथों का प्रयोग, धनुष बाण की प्रमुखता, गदा और तलवार का उपयोग, ये सब उस युग की योद्धक तकनीक को दर्शाता है। दिव्य अस्त्रों का वर्णन कई विद्वानों के अनुसार प्रतीकात्मक हो सकता है, जो विशेष सैन्य शक्ति या विशिष्ट हथियारों का संकेत देता हो। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण तत्व है मर्यादा। राम और रावण का युद्ध केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं है, ये मर्यादा और अहंकार के बीच का संघर्ष है। रावण शक्तिशाली है, विद्वान है, लेकिन उसके भीतर अहंकार है। राम संयमित हैं, मर्यादित हैं। यही नैतिक आधार इस युग को केवल ऐतिहासिक कथा से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक दर्शन बना देता है। अब जरा आर्थिक दृष्टि से सोचिए।
लंका की समृद्धि, अयोध्या की व्यवस्थित राजधानी, वन क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता, ये सब संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था बहुस्तरीय थी। कृषि, पशुपालन, संभवतः धातु उपयोग और सीमित व्यापार, ये सब मौजूद रहे होंगे। घोड़ों और हाथियों का उल्लेख सैन्य और आर्थिक समृद्धि का संकेत है। रामायण युग का दूसरा पहलू है गठबंधन की राजनीति। सुग्रीव के साथ संधि, विभीषण का साथ आना, ये दिखाता है कि उस समय कूटनीति महत्वपूर्ण थी। केवल बल प्रयोग नहीं, बल्कि समझौता और सहयोग भी युद्ध का हिस्सा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये युग हमें ये सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सीमाओं में रहकर करना चाहिए। राम हर जगह नियमों का पालन करते हैं। वे व्यक्तिगत क्रोध में निर्णय नहीं लेते, यहाँ तक कि युद्ध में भी वे मर्यादा बनाए रखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे उस अंतिम चरण की ओर जहां युद्ध समाप्त होता है, लंका विजय होती है और राम अयोध्या लौटते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म? अब जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे खड़ी वो विशाल सेना, एक तरफ लंका, दूसरी तरफ वो धरती जहां से राम आए हैं। हवा में तनाव है। ये केवल युद्ध की तैयारी नहीं है, ये एक पूरे युग के निर्णायक मोड़ की घड़ी है। सेतु निर्माण की कथा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रतीक भी है। ये दिखाती है कि जब अलग अलग समुदाय, अलग अलग शक्तियां एक लक्ष्य के लिए एकजुट होती हैं, तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। सुग्रीव की वानर सेना, नल नील की भूमिका, हनुमान का साहस, ये सब सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। अगर इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये संभवतः किसी बड़े सामरिक अभियान की स्मृति हो सकती है, जहां समुद्र पार करने या किसी तटीय मार्ग से आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई गई हो। जब सेना लंका पहुंचती है, तब युद्ध केवल शारीरिक टकराव नहीं होता, ये रणनीति, संगठन और मनोबल की भी परीक्षा है। रावण की सेना प्रशिक्षित है, उसके पास रथ हैं, योद्धा हैं, उसके पुत्र मेघनाथ जैसे योद्धा हैं। राम की सेना विविध समुदायों से बनी है। यहाँ से हमें ये संकेत मिलता है कि उस समय युद्ध केवल दो राजवंशों के बीच नहीं, बल्कि विभिन्न शक्तियों के गठबंधन के बीच भी होते थे। युद्ध के प्रसंगों में दिव्य अस्त्रों का उल्लेख आता है, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, नागास्त्र। इनका वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। कई विद्वान इन्हें प्रतीकात्मक मानते हैं। संभव है कि ये उन्नत हथियारों या विशेष सैन्य तकनीकों का संकेत हो, लेकिन चाहे इसे प्रतीक माने या आध्यात्मिक शक्ति, ये स्पष्ट है कि युद्ध को उस युग में एक पवित्र कर्तव्य की तरह देखा जाता था, न कि केवल हिंसा के रूप में। रावण का चरित्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो केवल खलनायक नहीं है, वो एक विद्वान है, शिव भक्त है, संगीत और वेदों का ज्ञाता है। उसका पतन केवल इसलिए होता है क्योंकि उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। ये उस युग का नैतिक संदेश है। ज्ञान और शक्ति तब तक उपयोगी हैं जब तक वे मर्यादा में रहें। युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण का वध होता है, तो वो केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, वो उस मानसिकता की हार है जो शक्ति को नैतिकता से ऊपर रखती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। राम लंका को अपने अधिकार में नहीं लेते, वे विभीषण को राजा बनाते हैं। इसका अर्थ है कि विजय का उद्देश्य विस्तार नहीं, संतुलन स्थापित करना था। ये उस समय की राजनीतिक सोच को दर्शाता है। विजेता भी मर्यादा में रहता है। अब कहानी अयोध्या की ओर लौटती है। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होता है। राम, सीता और लक्ष्मण वापस लौटते हैं। अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं। यही परंपरा आज भी दीपावली के रूप में जीवित है। इसका अर्थ है कि ये कथा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, ये लोक जीवन में समा गई। लेकिन असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। जब राम राजा बनते हैं, तब उन्हें केवल युद्ध नहीं, शासन भी संभालना होता है। राम राज्य का वर्णन आदर्श शासन के रूप में मिलता है। वहां न्याय है, सुरक्षा है, समृद्धि है। ये उस युग की राजनीतिक कल्पना को दर्शाता है। एक ऐसा राज्य जहां राजा जनता के दुख सुख को समझता है। लेकिन इसी राम राज्य में एक प्रसंग आता है, सीता का पुनः वनवास। ये प्रसंग आज भी चर्चा और विवाद का विषय है। एक धोबी की बात पर राम का निर्णय ये दिखाता है कि उस समय राजा की छड़ी और लोकमत कितने महत्वपूर्ण थे। ये हमें उस युग की सामाजिक कठोरता का भी संकेत देता है। यहाँ आदर्श और मानवीय संवेदना के बीच संघर्ष दिखाई देता है। ये प्रसंग हमें बताता है कि रामायण युग केवल आदर्शों की चमक नहीं है, उसमें जटिलता भी है। समाज की अपेक्षाएं इतनी ऊंची थीं कि व्यक्तिगत जीवन भी उससे प्रभावित होता था। ये उस समय के नैतिक ढांचे की गंभीरता को दर्शाता है। अब अगर हम पूरे युग को एक साथ देखें तो हमें 3 प्रमुख स्तर दिखाई देते हैं: राजनीतिक संगठन, सामाजिक अनुशासन और नैतिक दर्शन।
राजनीति संगठित थी, समाज परिवार आधारित था और जीवन का केंद्र धर्म था। धर्म का अर्थ यहाँ पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य और संतुलन था। रामायण युग की ऐतिहासिकता पर बहस हो सकती है। आधुनिक इतिहासकार प्रमाण मांगते हैं, तिथियां, पुरातात्विक साक्ष्य, भौतिक अवशेष। लेकिन सांस्कृतिक इतिहास केवल पत्थरों से नहीं बनता, वो स्मृतियों, परंपराओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कथाओं से बनता है। रामायण की कथा भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब देशों में राम कथा के रूप मिलते हैं। इसका अर्थ है कि ये कथा केवल स्थानीय नहीं बल्कि व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या रामायण युग को शाब्दिक इतिहास मानना चाहिए या प्रतीकात्मक? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। संभव है कि किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना ने इस कथा का बीज बोया हो और समय के साथ वो काव्य और दर्शन में विकसित हो गई हो। लेकिन एक बात निश्चित है, रामायण युग ने भारतीय मानसिकता को आकार दिया। उसने ये सिखाया कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य है, शक्ति से बड़ी मर्यादा है और ज्ञान से बड़ी विनम्रता है। अब अंतिम चरण में हम इस युग की विरासत और इसके आधुनिक महत्व को समझेंगे। कैसे ये कथा आज भी हमारे समाज को प्रभावित करती है और क्यों ये केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान का हिस्सा है। अब जरा शांत होकर सोचिए। युद्ध समाप्त हो चुका है, रावण का अंत हो चुका है, अयोध्या में दीप जल चुके हैं और राम राज्य स्थापित हो चुका है। लेकिन क्या एक युग केवल विजय से परिभाषित होता है या फिर उसकी असली पहचान उसके मूल्यों से होती है? यहीं से रामायण युग की विरासत शुरू होती है। रामायण युग को अगर हम केवल एक कथा मान लें तो हम उसके गहरे प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये युग भारतीय मानसिकता की बुनियाद बन गया। राम राज्य शब्द आज भी आदर्श शासन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है ऐसा राज्य जहां न्याय हो, शांति हो, भय ना हो और राजा स्वयं नियमों का पालन करे। ये राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सत्ता को नैतिकता के अधीन रखा गया है। राम का चरित्र इस युग का केंद्र है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो राम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, मर्यादा का विचार। उन्होंने हर परिस्थिति में नियमों का पालन किया, चाहे वो वनवास हो, युद्ध हो या शासन। लेकिन इसी मर्यादा की कठोरता ने उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा भी दी। सीता का पुनः वनवास इसी सामाजिक अपेक्षा का परिणाम था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस युग में राजा का जीवन निजी नहीं था, वो पूरी तरह सार्वजनिक था। सीता का चरित्र भी इस युग की आत्मा है। वे केवल त्याग की प्रतिमा नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की प्रतीक भी हैं। अंततः जब वे धरती माता की शरण में जाती हैं तो वो केवल दुख का प्रसंग नहीं बल्कि एक संदेश है कि समाज अगर स्त्री की मर्यादा को नहीं समझेगा तो वो स्वयं अपनी नैतिक परीक्षा में असफल होगा। इस प्रसंग ने भारतीय समाज में स्त्री के सम्मान और संघर्ष दोनों को गहराई से प्रभावित किया। अब जरा व्यापक दृष्टि से देखें। रामायण युग की कथा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसके रूप मिलते हैं। इंडोनेशिया के मंदिरों में राम कथा के दृश्य उकेरे गए हैं। थाईलैंड के शाही ग्रंथों में राम को राष्ट्रीय नायक की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ है कि ये कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद का हिस्सा बन गई। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से सोचें तो संभव है कि ये कथा किसी प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति हो। समय के साथ उसमें काव्यात्मक और आध्यात्मिक तत्व जुड़ते गए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी कथा इतनी दूर तक तभी जाती है जब उसमें सार्वभौमिक मूल्य हो। रामायण में वही मूल्य है, सत्य, कर्तव्य, त्याग, मर्यादा और संतुलन। रामायण युग की सबसे बड़ी देन शायद यही है कि उसने शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन का विचार दिया। उसने बताया कि राजा शक्तिशाली हो सकता है लेकिन उसे नियमों के भीतर रहना होगा। उसने ये भी सिखाया कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। भाईचारा, माता पिता का सम्मान, मित्रता, ये सब सामाजिक ढांचे के आधार थे। अब अगर हम आधुनिक समय से तुलना करें तो कई प्रश्न उठते हैं। क्या आज भी राजधर्म उतना ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भी कर्तव्य को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखा जाता है? क्या आज भी समाज मर्यादा और संतुलन को प्राथमिकता देता है? शायद यही कारण है कि रामायण की कथा आज भी चर्चा में रहती है। वो हमें केवल अतीत नहीं दिखाती बल्कि वर्तमान का दर्पण भी देती है। रामायण युग का इतिहास चाहे आधुनिक पुरातत्व से पूरी तरह सिद्ध हो या ना हो, उसकी सांस्कृतिक सच्चाई निर्विवाद है। वो भारतीय चेतना में गहराई से रचा बसा है। त्योहारों में, लोकगीतों में, नाटकों में, कथाओं में हर जगह उसकी गूंज सुनाई देती है। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि उस वापसी की स्मृति है जब आदर्शों की जीत हुई थी।
अंत में शायद यही कहा जा सकता है कि रामायण युग केवल समय का एक अध्याय नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो हमें याद दिलाता है कि सभ्यता केवल भवनों और युद्धों से नहीं बनती, बल्कि मूल्यों से बनती है। और जब तक वे मूल्य जीवित रहते हैं, तब तक वो युग भी जीवित रहता है। रामायण की कथा इसलिए अमर है क्योंकि वो केवल इतिहास नहीं, बल्कि आत्मा की कहानी है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिकता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही है। अगर आप चाहें तो अगली बार हम और भी गहराई में जा सकते हैं। त्रेता युग की सामाजिक संरचना का विश्लेषण, या रामायण के भूगोल का आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन, या फिर राम राज्य की राजनीतिक अवधारणा की तुलना आधुनिक लोकतंत्र से।